हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज जो हम लोग इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी पॉलिसीज को कंप्लीट करने वाले हैं। कल के सेशन में हम लोग हिस्ट्री एंड फैक्ट्स किया था, बैंकिंग का जो मतलब हिस्ट्री और कुछ फैक्ट्स बैंकिंग को रिलेटेड था वो हमने कंप्लीट किया था। और आज का ये लेक्चर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने कॉन्सेप्ट्स हैं बैंकिंग को लेके, मॉनेटरी पॉलिसीज को लेके, वो सबको हम लोग क्लियर करने वाले हैं। सो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू। पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें जितने भी रिवर्स रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, सॉरी रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, SLR, CRR, सारी चीजों हम लोग अच्छे से समझेंगे कि क्या होती है और सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी जनरली जो होती है टू टाइप्स की होती है, ठीक है। एक होती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मार्केट, इसमें एक्सपेंड कर रहा है मार्केट, ठीक है। अब देखिए, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या हो रहा है कि आपकी मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी और इसमें क्या है, जो हमारी टूल्स जो है जो कंट्रोल करती है, जैसे कि CRR हो गई, SLR हो गई, रेपो हो गया, रिवर्स रेपो हो गया, ये सारी चीजें डिक्रीज कर रही है। क्यों डिक्रीज कर रही है, जैसे मैं पढ़ाऊंगा CRR, SLR, रिवर्स रेपो, तो आपको फिर अच्छे समझ में आएगा। अभी बस ऐसे आप ध्यान में रखो कि ये डिक्रीज हो रही है, फिर मैं वहां से कनेक्ट कर दूंगा इसको। और इसमें इन्फ्लेशन आपका बढ़ रहा है, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ रहा है, मार्केट में पैसे अधिक है, मनी सप्लाई, लोगों के पास पैसे अधिक है, तो डिमांड रहेगा। अगर आपके पास पैसा रहेगा तो वैसे आप डिमांड करोगे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्शनरी में जस्ट उल्टा है, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। मनी सप्लाई डिक्रीज कराने के लिए टूल्स का यूज करेगी RBI, CRR, SLR, रेपो, रिवर्स रेपो। कैसे यूज करेगी मैं उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका इन्फ्लेशन यहाँ पे घटेगा, ठीक है। तो ये हो गई मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं टूल्स टू कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी। पर उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं बैंक का रोल क्या होता है, बैंक आखिर करता क्या है, चलिए समझते हैं, ठीक है। मान के चलिए 10 लोग हैं यहाँ पे, A to, कुछ भी मान लो, A B C D ऐसे करके 10 लोग हैं, सबके पास 10-10 रुपए है, और टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, 100, ओके। और हम चाहते हैं कि इस बैंक, ये पैसा तो हमारे पास यूं ही पड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं अगर कहीं इसको जमा कर देते या कहीं पे कुछ होता कि ये पैसा हमारे लिए कैसे एसेट बन जाता। 110 रुपए है तो ये कैसे 110 हो जाते। और यहाँ पे कुछ बिजनेसमैन या अगर कुछ है, ठीक है, जिनको पैसे की जरूरत है, या फिर कुछ लोग ही आप बोल सकते हो जिनको पैसे की जरूरत है, कि वो घर बनाना है, कुछ बनाना है, तो लोन्स की जरूरत है। मान के चलो यहाँ पे XYZ करके लोग हैं, दे नीड मनी, ठीक है। तो अब बैंक क्या करता है, तो बैंक का क्या रोल है कि वो इनसे पैसे ले करके इनको देता है। बैंक्स एज ए मीडियम, बैंक्स एक्ट एज ए मीडियम, क्योंकि आप डायरेक्टली तो जानते नहीं है एक्स को किसे मनी की जरूरत है, आप उसे ढूंढते फिरोगे, अच्छा ए ढूंढते फिरेगा एक्स को, अच्छा एक्स को तुम्हें मनी की जरूरत है, ये लो तुम मनी मेरे से अभी काम कर लो, थोड़े से 5 रुपए मुझे बाद में बढ़ा दे देना, ऐसा तो करेगा नहीं, ये पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे रोल आता है बैंक्स का। अब इसको जब पैसे जमा करने हैं तो वो भी बैंक के पास जाएगा, और अगर इसको पैसे लेने हैं तो वो भी बैंक के पास ही जाएगा। अब देखिए बैंक करता क्या है, बैंक जैसे 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए बैंक इनसे ले लेगा, और आप बोल देंगे भाई ठीक है भाई, आप इस मेरे पास यहाँ जमा करो, आपको मैं 8% दूंगा इंटरेस्ट। तो अब ये भी खुश कि चलो भाई मैं जमा कर रहा हूँ, तो मेरे को इनको कितना मिल जाएगा, 108 रुपये वापस मिलेंगे, ठीक है। सब में डिवाइड हो जाएगा पर 108 रुपये वापस मिलेंगे। तो 8 रुपये इनकी बढ़ी ना, मनी की वैल्यू इंक्रीज हुई, इनका मनी यहाँ पे एसेट की तरह काम किया। अब देखो, अब क्या है कि इनको पैसे की जरूरत है, तो बैंक बोला ठीक है तेरे को 100 रुपये की जरूरत है, मैं तेरे को दूंगा पर मैं 10% दूंगा। तो यहाँ पे ये लोग जब रिटर्न करेंगे पैसे तो कितने रिटर्न करेंगे, 110। बैंक को देने कितने, 108। तो बैंक के पास कितना बच गया, 2%, 2 रुपए बचे ना बैंक के पास। तो ये जो 2 रुपए बचे, दैट इज द इनकम ऑफ बैंक। ये क्या है, बैंक की इनकम है। तो ऐसे करके पूरी बैंकिंग सिस्टम चलती है, और ये है रोल बैंक्स का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम लोग टूल्स टू कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसीज।
मॉनेटरी पॉलिसी के कंट्रोल करने के लिए क्या क्या टूल्स हैं। तो हमारे पास दो टूल है, क्वांटिटेटिव टूल, द इंपॉर्टेंट वंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जानना समझना कॉन्सेप्ट जिसके लिए बच्चों को नहीं समझ में आता है। क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या आता है, सबसे पहले आते हैं आपकी एलएफ। एलएफ को क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब एलएफ के अंदर क्या आता है, एलएफ के अंदर आपका आ गया रेपो रेट, रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। फिर आ गया आपका ओएमओ दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ये हो गई आपकी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। उसके बाद इसमें क्या है, आपके कुछ रिजर्व रेशियोज होते हैं, एलएफ तो समझ गया। अब इसमें सेकंड जो होते हैं वो होते हैं रिजर्व रेशियोज। रिजर्व रेशियोज क्या होता है, सीआरआर एंड एसएलआर, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और हम लोग ये सारी चीजों को रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे अभी। और ये तो होगी क्वांटिटेटिव टूल्स की। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव टूल्स की। ये क्वांटिटेटिव टूल्स ओवरऑल सब मार्केट पे लग रहा है, पूरे बैंक पे लग रहा है, लेकिन जो क्वालिटेटिव टूल्स है ये स्पेसिफिक इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहा है। इट हेल्प्स इन कंट्रोल इन्फ्लेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। ये स्पेसिफिक इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहा है। क्वालिटेटिव किसी एक बैंक पे भी लग सकता है, किसी एरिया पे भी लग सकता है, ऐसे करके बैंक मतलब क्वालिटेटिव है वो, मतलब जरूरी नहीं कि पूरे हर बैंक में लगे। क्वांटिटेटिव पूरे कंट्री में लग रहा है हर बैंक में, तो क्वालिटेटिव कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे लगता है। क्वालिटेटिव टूल्स में क्या होगा, कंज्यूमर क्रेडिट हो गया, मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट हो गया, टेम्परेरी सेक्टर लेंडिंग भी कहते हैं, मतलब क्रेडिट को रेशन कर दिया कि इतना परसेंट आपको इस सेक्टर में देना है, इतना परसेंट इस सेक्टर में देना है, इतना परसेंट इस सेक्टर है देना, तो सेक्टर रिलेटेड है। फिर आपका मोरल सुएशन हो गया, फिर आपका डायरेक्ट एक्शन हो गया। ठीक है, ये सब क्वालिटेटिव टूल्स हैं। मोरल सुएशन मतलब पहले मोरली बैंक बोला कि देखो भाई कि इसको कम कर लो ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल। अगर आप मोरल सुएशन से बैंक नहीं मानी तो फिर डायरेक्ट एक्शन करेगा, मैंने बोला था कंट्रोल करो, अब मैं एक्शन लूंगा, तुमने बात तो सुनी नहीं। तो ये सारी चीज हो गई क्वालिटेटिव, और ये सारी चीज होगी क्वांटिटेटिव। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी क्वांटिटेटिव टूल्स हैं उनको अच्छे से, जो कि इंपॉर्टेंट वंस आर। तो क्वांटिटेटिव टूल में सबसे पहले हमारा आता है रेपो रेट। अब यहाँ से हम सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। अब रेपो रेट होता क्या है, रेपो रेट क्या है कि जब इट इज द बेंचमार्क ऑफ इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक। मेरी क्या है, ये वो इंटरेस्ट रेट है जिसपे आरबीआई इज प्रोवाइडिंग लोन टू, इट इज द बेंचमार्क ऑफ टेम्पोररी इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई इज प्रोवाइडिंग लोन टू। इस इंटरेस्ट रेट पे, रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिसपे आरबीआई किसको लोन दे रहा है, कमर्शियल बैंक्स को। अब देखिए रेपो रेट कैसे काम कैसे करता है रेपो रेट। ठीक है, अभी यहाँ तक समझने की कोशिश कीजिए। मान के चलो कि अभी इन्फ्लेशन चल रहा है इकोनॉमी में, ठीक है, और आरबीआई को कम करना है मार्केट से मनी, तो वो क्या करेगा, रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा। आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया। अब जब रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया आरबीआई ने, तो इंटरेस्ट रेट अधिक हो गया, तो बैंक की जो लेंडिंग पावर होगी वो कम हो जाएगी। देखो यहाँ समझो, मान के चलो यहाँ पे 5 लोग हैं, एक अच्छे से समझो आप, 5 लोग हैं, ए बी सी डी, 3 लोग हैं ए बी सी। ए के पास है 20 रुपए, बी के पास है 5 रुपए, सी के पास है 1 रुपए। एक आइसक्रीम है जो कि मिल रही है 10 रुपए में, ठीक है।
तो ए तो अभी खरीद पा रहा है पर बी और सी नहीं खरीद पा रहे, तो इनको लग रहा है कि भाई मैं लोन लेकर के आइसक्रीम खरीद लेता हूँ, मैं अफोर्ड कर लूंगा 5% का लोन। ठीक है, तो इन दोनों ने लोन ले लिया, अब इनके पास हो गया 15, इसका बच गया, अब ये दोनों भी खरीद पा रहे हैं। लेकिन अब क्या है, ये 5% तक अफोर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन अब क्या है, यहाँ देखो रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब मान के चलो बैंक को 10% मिल रहा है, ठीक है, तो बैंक इतना यहाँ पे शायद 15% में देगा। तो क्या अब इन दोनों के लिए अफोर्डेबल रहा ये? नहीं, अफोर्डेबल नहीं रहा। तो अब रेपो रेट जब इन्फ्लेशन होता है तो आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट बढ़ा देता है, तो रेपो रेट बढ़ाने से इंटरेस्ट बढ़ जाती है और बैंक उतने लोन नहीं ले पाते आरबीआई से। अगर बैंक ले भी लेते हैं तो लोग उतने लोन नहीं ले पाते हैं, लेंडिंग पावर जो है बैंक की कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारा मार्केट से मनी का चला जाता है, मार्केट में मनी जो है वो नहीं रहता है, और इन्फ्लेशन, मनी ही नहीं रहेगा तो डिमांड नहीं रहेगा, डिमांड नहीं रहेगा तो इन्फ्लेशन कम जाएगा, इन्फ्लेशन विल डिक्रीज। अब आपको लग रहा है, देखो अब टाइम लग रहा है डिफ्लेशन का है, ठीक है, रेट्स घट रहे हैं, तो आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट घटा देगा, आरबीआई डिक्रीज। अब रेपो रेट आरबीआई ने 2% कर दिया, सॉरी 3% कर दिया, ठीक है, अब 3% रेपो रेट कर दिया, तो अब देखो बैंक बहुत ज्यादा लोन लेने लगेगी आरबीआई से। अब आरबीआई से बैंक बहुत ज्यादा लोन लेगी तो वो बहुत ज्यादा मार्केट में देगी, ठीक है, बहुत ज्यादा मार्केट में देगी। अब वो बहुत ज्यादा मार्केट में देगी तो देखो अब 3% है तो बैंक आराम से 4% में लोन दे रही, तो ये दोनों के लिए अफोर्डेबल हो गया। तो जब मार्केट में क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि रेपो रेट कम है तो आरबीआई बैंक्स जो है आरबीआई से बहुत ज्यादा लोन ले रही है, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ रही है, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्या डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है वो कंट्रोल में आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कैसे यूज करता है। अब फिर लग रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगी, बढ़ा देगी रेपो रेट। अब इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, वो 10% हो गया, चलो अब 10% इंटरेस्ट रेट है, तो बैंक अब उतना ले नहीं पाएंगे लोन आरबीआई से। अगर अब बैंक आरबीआई से लोन ले नहीं पाएंगे तो लोन देंगे कहाँ से, अगर ले भी ले रही है तो 15% 16% में कौन बैंक से लोन लेगा, मार्केट से पैसा चला गया, मार्केट से पैसा गया, डिमांड खत्म हुआ, इन्फ्लेशन डिक्रीज हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है रेपो रेट का। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा रेपो रेट होता क्या है, यहाँ से जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ये आपको समझ में आ गया रेपो रेट। अब जो सेकेंड टूल है दैट इज रिवर्स रेपो रेट। अब ये क्या है, ये इसमें क्या होता है, रेपो रेट में तो आरबीआई बैंक सॉरी बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है, इसमें बैंक्स इज गिविंग लोन टू आरबीआई। ये वो इंटरेस्ट रेट है, वो बेंचमार्क है इंटरेस्ट रेट का, टेम्पोररी बेंचमार्क, जिसमें बैंक आरबीआई को लोन देता है। अब देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है बैंक को, ठीक है, अब मान के चलो अभी इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है, ठीक है, मार्केट में मनी बहुत ज्यादा है, और आरबीआई चाहता है कि ये मनी मार्केट से वो खींच, मनी मार्केट से ले पाए, मनी मार्केट से खींच पाए, ताकि जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आए, ठीक है। तब इसके लिए आरबीआई क्या करेगा, वो क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है, रिवर्स रेपो रेट होगी 10%। अब क्या है, बैंक देख रहा है अरे यार 10% में आरबीआई दे रहा है, अब मान के चलो बैंक बैंक लोग यहाँ अफोर्ड कर पा रहे थे 5%, ठीक है, लोगों से बैंक को मिल रहा था 5%, पर आरबीआई अब उसी पैसे के लिए 10% दे रहा है। तो जो बैंक है वो क्यों लोगों को लोन देगा, वो आरबीआई को नहीं लोन दे देगा, क्योंकि उसको 10% मिल रहा है, बैंक से उसे 5% ही मिल रहा है, तो वो सारा लोन क्या करेगा, आरबीआई को दे देगा। आरबीआई को दे देगा तो मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा, मनी इन द मार्केट विल बी डिक्रीज, लेंडिंग पावर, क्योंकि बैंक का सारा पैसा तो उसने आरबीआई को, बैंक ने अपना सारा पैसा आरबीआई को दे दिया 10% में, अरे भाई ले जाओ आरबीआई लोन ले जाओ। तो इससे क्या हुआ, मार्केट से मनी चली गई और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। और अब मान के चलो डिफ्लेशन का टाइम चल रहा है, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा, डिफ्लेशन का टाइम चल रहा है, आरबीआई चाहता है कि भाई नहीं डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो वो रेपो रेट को घटा देगा, वो 2% कर देगा, ठीक है। तो अब जो है डिफ्लेशन के टाइम में बैंक्स क्यों आरबीआई को देगी, वो जो देख रही कि 5% में तो भाई मेरे से लोग लोन दे रहे हैं और आरबीआई हमको 2% दे रहा है लोन का, तो मैं भाई लोगों को लोन दे देता हूँ। तो बैंक्स क्या करेंगे, इन सिटीजन्स को लोन दे देंगे, मार्केट में पैसा डालेंगे, लोन डालेंगे, वहां से उन्हें 5% मिल रहा है और आरबीआई में कितना दे रहा है, 2% ही दे रहा है। तो ये हो जाएगा तो क्या होगा कि जितना भी मार्केट में पैसा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बैंक सब किसे लोन दे रही है, सिटीजन्स को लोन दे रही है इंस्टेड ऑफ आरबीआई, और इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा जरूर पर डिफ्लेशन क्या होगा, कंट्रोल में आ जाएगा, डिफ्लेशन क्योंकि इन्फ्लेशन आने लगेगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ जाएगा, तो डिफ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगा। अब इस तरह से काम करता है रिवर्स रेपो रेट, यहाँ पे आरबीआई ये काम करता है। अब देखो क्या होता है, अब मान के चलो एक और कंडीशन आ गया, ठीक है, 10% है,
पर लोग में भी एक कोई बड़ा बिजनेसमैन, इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन है जो बोल रहे हैं भाई मैं भी 10% आरबीआई को मैच करूंगा, तो फिर बैंक यहाँ पे क्यों आरबीआई को देगा, इस इंसान को ही क्यों नहीं देगा? अब देखिए इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि बैंक के पास, सॉरी, आरबीआई के पास बैंक का पैसा सेफ है। आरबीआई बैंक आरबीआई को 10% में देगा, इट इज सेफ मनी, वो आरबीआई इसको वापस करेगा। लेकिन क्या ये इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन को वो 10% में देगा, गारंटी है? विजय माल्या, नीरव मोदी भी तो निकल सकता है, तो यहाँ पे उसका सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता है। इसीलिए बैंक्स प्रेफर करते हैं आरबीआई को देना जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है, इन्फ्लेशन अधिक हो जाता है तो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगी रिवर्स रेपो रेट के थ्रू कैसे आरबीआई मार्केट को कंट्रोल करता है, कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये थी रिवर्स रेपो रेट की कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं थर्ड वन, दैट इज सीआरआर, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। ये कैश रिजर्व रेशियो क्या है? इट इज द सिक्योरिटी अमाउंट टू कमर्शियल बैंक डिपॉजिटेड इन आरबीआई इन फॉर्म ऑफ कैश। ये एक सिक्योरिटी अमाउंट है जो कि कमर्शियल बैंक्स को कहाँ डिपॉजिट करना होता है? आरबीआई में। तो ये कैश में डिपॉजिट करना, क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो तो ये किस में डिपॉजिट करना होता है? कैश में। ठीक है, अब देखो ये कैसे अब आरबीआई इसको यूज करता है। अभी करेंटली जो सीआरआर है वो कितने, अराउंड 4.5% है, और ये चेंज होते रहता है पीरियोडिक टाइम्स पे, आरबीआई इसको चेंज करते रहता है एज पर मार्केट। और ये कितना से कितना हो सकता है? 3 to 15% तक हो सकता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो के थ्रू आरबीआई कैसे मार्केट को कंट्रोल करता है। ठीक है, हम मान के चलो बैंक के पास अभी 100 रुपए है। ठीक है, बैंक लेंड कर रही है 100 रुपीज। ठीक है, और अभी इसमें कैश रिजर्व, सॉरी, बैंक के पास 100 रुपए, आरबीआई ने बोला कि भाई अभी 5%, ये अभी 5% आप रखो कैश रिजर्व रेशियो, तो बैंक के पास कितना बचा? 95। बैंक लेंड कर रही है 95 रुपीज। ठीक है, अब लग रहा है आरबीआई को कि अब मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया है, अब मार्केट को कंट्रोल करना है, आरबीआई को मनी सप्लाई कंट्रोल करना है, मार्केट से मनी को कम करना है। तो आरबीआई सिंपली क्या करेगी, ये जो 4.5% है इसको 10% कर देगी, अभी 5% है 10% कर देगी, 20% है 15% कर देगी, मान लीजिए सिर्फ 10%। तो अब बैंक के पास कितना रखा लैंड करने के लिए? 90 रुपीज, क्योंकि 10 पहले उन्होंने 5 रुपए दिया था और 10 रुपए कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के पास जमा है, तो ये क्या मार्केट से 5 रुपए कम हो गए ना। तो इस तरह से आरबीआई सीआरआर का यूज करके मार्केट से पैसे को बढ़ाता है, ये कम करता है, मार्केट और मनी सप्लाई, फाइनेंशियल सेक्टर को कंट्रोल करता है। अगर ये लो है तो मतलब फाइनेंशियल सेक्टर को आरबीआई चाहता है कि ग्रो करे। ठीक है, और इसे हाई है मतलब इन्फ्लेशन वगैरह बहुत हो गई है, चाहता है आरबीआई कि थोड़ा फाइनेंशियल सेक्टर रुको भाई, बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करना है, अब थोड़ा फाइनेंशियल सेक्टर को स्टॉप करना है, मनी सप्लाई थोड़ा सा खींचना है मार्केट से, नहीं तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से कैश रिजर्व रेशियो का यूज करके आरबीआई मार्केट को कंट्रोल करता है। और अनदर थिंग देखिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है सीआरआर और एसएलआर को भी आप इसमें ऐड कर लो। एसएलआर की मान के चलो बैंक्स के पास अभी 100 रुपए अभी बैंक ने लैंड कर दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, और ये हो गया फ्रॉड बैंक के साथ। ठीक है, तो बैंक तो पूरा बंद हो गया, पूरे के 100 रुपए थे भाई, 100 रुपए मैंने सारा लैंड कर दिया, तो फ्रॉड हो गया, अब मैं कहाँ से वापस दूं पैसे? तो इसलिए भी आरबीआई यहाँ पे ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रखता है कि चलो एटलीस्ट सब कुछ फ्रॉड हुआ तो उसके पास कुछ तो रिजर्व रेशियो सिक्योरिटी अमाउंट में रहेगा जो कि वो यूज कर सकता है, चाहे कोई लोग ही डिमांड करने लगे मुझे चाहिए तो उसको दे सकता है। ठीक है, तो आपको फिर भी लग रहा हो कि 4.5% कम है, पर आप ऐसे देखो सीआरआर भले ही आरबीआई ने 4.5% रखा है, तो क्या बैंक के टोटल अमाउंट में से 4.5% फ्रॉड करना काफी मुश्किल है। उतने बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं वो 0 पॉइंट समथिंग परसेंट में होते हैं। ठीक है, इसलिए, और उसमें बैंक टोटल अमाउंट में से आपको 4.5% वहां रखा है, जितने टोटल उसमें एनडीडीएल सॉरी एनडीटीएल है। सो इस तरह से आरबीआई यहाँ पे जो प्रॉब्लम, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स उसको भी कंट्रोल करता है और मार्केट को भी कंट्रोल करता है। तो ये हो गई कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, आई होप आपको समझ पाए ये। अब नेक्स्ट है एसएलआर, दैट इज एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अब इसमें क्या रहा है, ये भी वही सिक्योरिटी अमाउंट है जो कि आपको डिपॉजिट करना है आरबीआई में, बट इसको नॉन कैश फॉर्म में जमा करना है। इसको किसमें जमा करना है?
नॉन कैश फॉर्म में, दैट इज नॉन कैश फॉर्म में कैसे जमा करेगा, थ्रू बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या सिक्योरिटीज, गोल्ड एक्सेट्रा, इसमें आप जमा कर सकते हैं नॉन कैश फॉर्म में। और करेंटली कितना है, करेंटली एसएलआर इज आई थिंक अराउंड 18%, 18.5%, और ये चेंज होती रहती है, बार बार चेक करते रहो, न्यूज वगैरह पढ़े हो तो पता चलती रहेगी। और इसको आरबीआई कितना मैक्सिमम अप टू 40% कर सकता है। इसको भी सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एसएलआर के भी आप समझ गए होंगे, जैसा सीआरआर का था। और सिक्योरिटी की इशू भी है, यहाँ पर भी आरबीआई को सिक्योरिटी है नॉन कैश फॉर्म में जमा रखता है कि अगर कुछ अनहोनी हो गया बैंक के साथ तो उनके पास कुछ तो रहेगा जिसके थ्रू यूज करके अपने आप को रिकवर कर सके। और वही सेम अगर आप मान लीजिए एसएलआर बढ़ा देता है तो फिर अधिक, या मनी की तो बात नहीं है, लेकिन मनी के अलावा जो भी है, जो लेंडिंग कैपेसिटी होगी बैंक की वो थोड़ी तो घट जाएगी। तो इस तरह इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करता है यूजिंग एसएलआर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है। मैंने कोशिश की काफी इजी लैंग्वेज में इसके बेसिक्स हूँ सब मैं समझा दूं, क्योंकि काफी बच्चों को पता ही नहीं है होता क्या है, बस वो पढ़ रहे हैं रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट। अगर आपको ये जनरल कॉन्सेप्ट्स पता नहीं होंगे तो आप कितना भी बुक पढ़ दो कोई काम का नहीं होगा। तो इस तरह से ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो अब यह देखो आप, ठीक है, एक्सपेंसरी पॉलिसी मॉनिटरी, इसमें देखो हमने रिवर्स रेपो पढ़ लिया, रेपो पढ़ लिया, सीएलआर पढ़ लिया, एसएलआर पढ़ लिया। देखो एमएसएफ क्या होता है वो भी जान लो थोड़ा सा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो एमएसएफ क्या होता है, आपका जो है बैंक्स जो है ये बोरो कर सकते हैं आरबीआई से ओवरनाइट। बैंक जो है 2% बोरो कर सकते हैं ऑफ देयर एनटीडीएल, 2% ऑफ एनटीडीएल। तो देखो एनटीडीएल क्या होता है, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। देखो एनटीडीएल का होता है, मान के चलो बैंक के पास 100 रुपए है, ठीक है, और बैंक ने 25 रुपए कहीं अदर बैंक में जमा कर देता है बैंक्स, ठीक है, बैंक ने कहीं 25 अदर बैंक में जमा कर रखे हैं, और वो ये आपका 75 रुपए से ही काम कर रहा है, वो 75 रुपए से ही वो लेंडिंग का काम कर रहा है। तो दो 75 जिससे वो लेंडिंग का काम कर रहा है, दैट इज देयर एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, दो एनडीटीएल है। देखो आपको समझ में आ गया हो एनडीटीएल क्या हो रहा है, जितना पैसे से वो अपना लेंडिंग का काम कर रहा है, जितने पैसे से बैंक को दिया, और हो सकता है वो 100 में 25 पैसे अदर बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एनडीटीएल। और ये जो 75 बचे ये एनडीटीएल। तो 2% ऑफ देयर एनडीटीएल बैंक कहां से, आरबीआई से ओवरनाइट ले सकता है, हाँ, आरबीआई ओवरनाइट। तो ओवरनाइट लेंडिंग क्या होती है, एनडीटीएल होती है। तो ओएमओ क्या होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो आरबीआई करता है थ्रू यूजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो मार्केट से ये भी मनी सप्लाई के ही काम आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह के यूज करके ये करता है आरबीआई से। आई होप आपको सब समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट जो थे आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए थी, जिसके लिए देखो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीएलआर, एसएलआर। अब क्या ये दोनों उतनी इजी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। ओवरनाइट लेंडिंग होती है, इसमें ओपन मार्केट सिक्योरिटीज वगैरह ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है। तो ये मैं वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, ताकि आप जब बुक पढ़ो तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। बस मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ही ये सेशंस इकोनॉमिक्स कराया हूँ, आगे तो सब आप सेल्फ स्टडी करके पढ़ सकते हो, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको बुक से नहीं होंगी, आपको यहाँ से हो जाएंगी, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में ये नहीं बोलूंगा, पूरा सिलेबस कवर कर रहा हूँ इसका, नो, जितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है आपको यहाँ से इस सेशन से हो जाएगी। फिर जाके आप करंट अफेयर्स पढ़ो तो आपको वहाँ समझ में आएगा। करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर में देख पढ़ रहे हो कि आप भाई रेपो रेट इंक्रीज कर दिया, तो आपको समझ में आएगा क्यों इंक्रीज कर दिया रेपो रेट, अच्छा अभी इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन कम करना है आरबीआई को। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। ये सब समझ गए आप टूल्स। अब नेक्स्ट जो आपको जानना चाहिए दैट इज बेस रेट क्या होता है। काफी बच्चे पूछते हैं सर बेस रेट क्या होता है। तो बेस रेट क्या है, देखो इट इज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट, जिसपे कि ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट है, मिनिमम इंटरेस्ट रेट जिससे कम में बैंक लेंड नहीं कर सकती है, बिलो विच हालांकि कुछ स्पेशल केसेस में, कुछ केसेस में, स्पेशल केसेस में आरबीआई से वो परमिशन लेके वो उसे लैंड बेस रेट से कम में लैंड कर सकती है, पर जनरली वो नहीं करती है। देखिए ये इसलिए है कि मान के चलो कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, मान के चलो रेपो रेट अभी 10% पे चल रहा है, ठीक है, बैंक लेंड्स कर रही है, ओवरऑल बैंक लेंड कर रही है 30% में। अब कोई अगर वैसा बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस 15 to 16% होता है, 15 to 16% में ओवरऑल बैंक लेंड करे,
अब कोई बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंशियल बैंक है जो बोलते हैं नहीं मैं 11% में लैंड करूंगा और अच्छा इनकम जनरेट करूंगा, तो इससे क्या होगा, बैंक्स के बीच जो स्मॉल बैंक्स होंगे इस बड़े बैंक्स को से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो बैंक्स के बीच ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट आरबीआई खुद सेट कर देता है, ताकि कंपटीशन जो है हेल्दी कंपटीशन बैंक के अंदर बना रहे। क्योंकि ये तो 11% मैनेज कर लिया, लेकिन क्या ये बैंक मैनेज कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ये चीज प्रॉब्लम ना हो तो आरबीआई ऐसा करता है, दिस इज बेस रेट, इससे कम में आप नहीं लेंड कर सकते हो, ये बेस रेट। और एक चीज होता है एमसीएलआर, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। अब ये क्या काम आता है, इट इज यूज टू कैलकुलेट बेस रेट। अब बेस रेट कैसे आरबीआई जनरेट कर निकालती है कि भाई इतना बेस रेट होना चाहिए, वो एमसीएलआर को यूज करके निकालती है। तो एमसीएलआर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ फंड्स प्लस सीआरआर, मैनेजमेंट ऑफ सीआरआर, सीआरआर क्या है ऊपर है नीचे वो देखती है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, बैंक्स की मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कितनी है, प्लस ऑपरेशनल कॉस्ट, बैंक की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, प्लस रेपो प्लस टेन मतलब टाइम भी देखती है कितने टाइम पे वो लोन दे रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, दैट इज यूज टू कैलकुलेट बेस रेट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बेस रेट क्या होता है। तो एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब ये एमसीएलआर क्या होता है, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, अब ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, ये एक एडुकेट कैपिटल होना चाहिए बैंक के पास ताकि वो प्रॉपरली ऑपरेट कर पाए। इसका क्या है, एडुकेट कैपिटल should be there so banks operate properly and doesn't become default। So ताकि ठीक है, ये कितना एडुकेट कैपिटल बैंक के पास होना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम करे और डिफॉल्ट नहीं हो, ठीक है। तब सीएआर कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीएआर का एक फॉर्मूला है, दैट इज कैपिटल बाय रिस्क वेटेड एसेट्स इनटू 100। इस फॉर्मूला को यूज करके सीएआर कैलकुलेट होती है। अब कैपिटल देखो दो टाइप्स का होता है, वन इज टायर 1 कैपिटल एंड अनदर इज टायर 2 कैपिटल। इस टायर 1 प्लस टायर 2 दोनों को जोड़ करके कैपिटल निकालते हैं हम लोग। टायर 1 में क्या, टायर 1 क्या कहते हैं लोग, कोर कैपिटल कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इक्विटी हो गई बैंक्स की, शेयर होल्डर्स हो गए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रेफरेंशियल शेयर हो गया। सो दिस कम्स इनटू टायर 1। और ये जो इक्विटी, शेयर होल्डर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन इक्विटी भी बोलते हैं। कॉमन इक्विटी। और टायर 2 क्या हो गया, दैट इज सप्लीमेंट्री कैपिटल, इसको हम लोग बोलते हैं। ये कोर कैपिटल हो गया, ये क्या हो गया, सप्लीमेंट्री कैपिटल, सप्लीमेंट्री कैपिटल। और इसके अंदर क्या था, सबऑर्डिनेट डेब्ट, जो डेब्ट है बैंक का, सबऑर्डिनेट डेब्ट। और ये हो गई कैपिटल जो सीएआर में कैलकुलेट करने के टाइम यूज होता है। और देखिए अगर सीएआर अधिक है बैंक की, ठीक है, सीएआर आज है मतलब बैंक इज गोइंग गुड। और अगर सीएआर लो है, सीएआर लो है, ठीक है, लो क्या है, इन केस मान लो सीएआर लेस देन 1 हो गई, दैट इज देयर आर हाई चांसेस ऑफ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के चांसेस अधिक है कि बैंक डिफॉल्ट कर जाएगा अगर सीआरआर 1 से भी कम हो गई तो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया।
ये कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूला पे लगा के, अगर एक से भी कैलकुलेट हो गई सीआरआर बैंक की तो वो डिफॉल्ट के चांसेस होती है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया सीआरआर का। अब एक चीज और आप समझ लो, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या होता है, काफी बच्चे पूछते हैं सर एनपीए क्या होता है, जान तो नहीं है कि बस नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। खाली भैया ने तो बोल तो दिया कि मैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, पर क्यों नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है बैंकिंग लैंग्वेज में, चलो समझते हैं एनपीए होता क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो अगर मान के चलो बैंक ने कहीं पे किसी को मतलब उधार दिया, मतलब किसी को लोन दिया हुआ है, तो दैट इज एसेट फॉर बैंक, मतलब उसको तो वापस आएगा ना, बैंक को 10 रुपए उससे मिलेंगे, तो वो एसेट है बैंक के लिए, बैंक उससे कमा रहा है। लेकिन अगर वो लोन जो है वो दैट इज ड्यू फॉर मोर देन 90 days, मतलब वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, एसेट तो है पर उसे कुछ मिल नहीं रहा है, परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है एसेट, वो डिफॉल्ट हो सकता है। दैट इज व्हाट नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज। ये हो गया 90 दिन से अधिक अगर और एग्रीकल्चर के लिए, अगर एग्रीकल्चर में कहीं लोन है तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैसे कैलकुलेट होता है, नॉन एनपीए हो गया कब हो जाएगा, जब 2 क्रॉपिंग सीजन से अधिक नहीं मिला है आपको, रिकवर नहीं कर पाया एसेट, दैट इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स। और 1 क्रॉपिंग सीजन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स। अगर कोई शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स है और उसमें 2 क्रॉपिंग सीजन हो गए और अभी तक हमें एसेट तो वापस नहीं मिला है अपना, दैट इज वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया। और अगर कोई लॉन्ग क्रॉपिंग सीजन है, कोई शुगर केन टाइप से क्रॉप है, अगर उसमें 1 क्रॉपिंग सीजन में अगर नहीं मिला है हमें एसेट, तो दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट हमारा बन गया। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स देखो क्या, पहले होता है आपका सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड एसेट, ये क्या होता है, जब एन नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंटिन्यू रह जाए 12 मंथ्स के लिए, ठीक है, लेस देन 12 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स या उससे कम के लिए अगर नॉन परफॉर्मिंग, मतलब सब स्टैंडर्ड एसेट क्या बोले, 90 दिन जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट उसे बनने में लगा प्लस 12 मंथ, 3 मंथ प्लस 15 मंथ तक क्या वो होगा, एसेट क्या करेगा, सब स्टैंडर्ड एसेट। उसका क्या होता है, वो डाउटफुल एसेट बन जाता है। डाउटफुल मतलब अगर वो 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड एसेट रह गया, मतलब 90 डेज वो नॉन परफॉर्मिंग बना, फिर 12 महीने वो सब स्टैंडर्ड में कैटेगरी में रहा, फिर 12 महीने वो नहीं सब, मतलब 12 महीने वो नॉर्मल कैटेगरी में सब स्टैंडर्ड बन गया, फिर वो 12 महीने सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहा, ठीक है। दैट इज 90 प्लस 12 प्लस 12, मतलब 12 महीने और 12 महीने कितने हो गए, 24 महीने और 3 महीने इधर 27 महीने, 90 डेज। 27 महीने तक अगर वो रहे, वो ये है तो वो डाउटफुल में चला गया 27 महीने तक, मतलब 90 दिन तक नॉर्मली एनपीए है, ठीक है, 3 महीने तक, 15 महीने तक उसे हम लोग सब स्टैंडर्ड कहते हैं, और 27 महीने तक उसे हम लोग डाउटफुल कहते हैं, और उसके बाद हम लोग मान लेते हैं कि एसेट अब लॉस्ट हो गई, अब नहीं मिलेगी, 27 महीने कंप्लीट हो गया, उसके बाद मतलब बहुत ही कम चांसेस है कि एसेट मिलेगा, उसको लॉस्ट लेके चला जाता है। So this is what NPA is non-performing asset is। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आज के इस सेशन में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप सबको देना चाहता था। आई होप स्पेशली जो ये हो गई आपकी एसएलआर, सीआरआर, रिजर्व रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब आपको समझ में आ गए होंगे, कैसे आरबीआई यूज करता है इन सब टूल्स को टू कंट्रोल मॉनेटरी सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में। तो that is all for today. Please do like, please do share, please do subscribe, और ऐसे ही वीडियोस बना के मैं आपके इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता रहूँगा। So please do like, share, subscribe. That's all for today. Have a nice day. Thank you.